सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों को और श्रोताओं को, साथ ही साथ संगीता जी आपको आकांक्षा का प्यार भरा नमस्कार। आपको भी बहुत बहुत नमस्कार और सभी सुनने वाली सखियों को, श्रोताओं को बहुत बहुत नमस्कार। तो जल्दी से बताए देते हैं भाई, समय क्यों नष्ट करना कि आज हमारे गुलदस्ते में क्या क्या है। हाँ, तो आज चूंकि संगीता जी गुरुवार का दिन है, हाँ, तो कहीं घूमने चला जाएगा? हाँ बिल्कुल चलेंगे। तो बताइए कहाँ चलेंगे? पर्यटन स्थल सांची। सांची की सैर होगी। हाँ। साथ ही साथ सखी सहेली के अंतर्गत जो हमारा सखी विशेष जो रहता है, हाँ। उसके अंतर्गत आज हम बात करेंगे आजीबाई बनारसी की, हाँ। जिन्हें लंदन की दादी के नाम से भी पहचाना जाता है। जी, और अंतर्राष्ट्रीय महिला सप्ताह चल रहा है, तो आज हम इनके बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ विश्व वन्यजीव दिवस है, तो इस विषय में भी बातचीत करेंगे अपने श्रोताओं के साथ, अपनी सखियों के साथ। साथ ही संगीता जी, भारतीय उद्योग जगत में क्रांति लाने वाले महान उद्योगपति जमशेदजी नौशेरवान जी टाटा की आज जयंती है, तो हम उन्हें भी याद करेंगे। जी बिल्कुल, और साथ ही साथ अपने श्रोताओं से ये भी पूछेंगे भाई कितना सच आपने छुपाया है। तो वो दिन याद करिए, हाँ। जब पहली बार ऐसा कुछ हुआ था। हाँ। कि आपको अपने बड़ों के सामने, अपने माता पिता के सामने, या बड़े भाई बहन के सामने, या अपने दोस्तों से जो सच था उसे छुपाने की जरूरत आन पड़ी। और हमें ये भी बताइए कि जब वो सच सामने आया तब क्या हालत हुई आपकी? जी जी, तो जब तक हमारे श्रोता सोचेंगे, हमें बताएंगे, लिखेंगे, तब तक हम उन्हें सुनवा देते हैं ये गीत।
नाम लेकिन जरूर मानेंगे हमारे श्रोता जो कहेंगे कि भाई हमने सच कब छुपाया, तो हम जरूर मानेंगे। फिलहाल बात करते हैं जमशेद जी नौशरवान जी टाटा की। बिल्कुल, भारतीय उद्योग जगत में क्रांति लाने वाले, और एक तरह से देखा जाए तो जो शुरुआती दौर थे भारतीय उद्योग के, उसकी जो शुरुआती नींव थी वो रखने वाले जमशेद जी नौशेरवान जी टाटा जी का जन्म 3 मार्च 1839 में हुआ था, गुजरात के एक छोटे से कस्बे नवसारी में। इनके पिता नौशेरवान जी और माता का नाम था जीवनबाई टाटा। एक पारसी परिवार से इनका ताल्लुक था। जमशेद जी की जब शिक्षा दीक्षा पूरी हुई तो उसके बाद उनका विवाह हीराबाई दबू से हुआ। जमशेद जी अपने पिता के साथ व्यवसाय में जुट गए, वो उन्हीं के साथ कुछ आगे करना चाहते थे। जी, और 1868 में जमशेद जी ने पिता के साथ काम करते अपना खुद का भी एक व्यवसाय 21,000 रुपए से शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने एक पुराना तेल कारखाना खरीदा, उसे रुई के कारखाने में तब्दील कर दिया और 2 साल के बाद उस कारखाने को अच्छे खासे मुनाफे में बेच दिया। तो इसी तरह से नागपुर में 1874 में एक और कारखाना उन्होंने लगाया। उनकी पहली बड़ी औद्योगिक कंपनी ये थी जहां रुई का कारोबार होता था, यानी कॉटन मिल। 1885 में पौंडीचेरी में भी एक मिल उन्होंने लगाई, जिसे बाद में किन्हीं कारणों से बंद करना पड़ा। इसी तरह धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाते एक एक सीढ़ियां ऊपर चढ़ते कुर्ला में एक मिल खोली गई और फिर अहमदाबाद में। इस प्रकार टाटा जी धीरे धीरे कॉटन इंडस्ट्री में आगे आए। इसके साथ ही वो स्वदेशी के भी पक्षधर थे और इस नाते भी टाटा की जो कॉटन इंडस्ट्री थी वो आगे बढ़ती गई और मुंबई की मिल्स का नाम उन्होंने स्वदेशी मिल रखा, जो मैनचेस्टर से आए खूबसूरत कपड़ों की टक्कर में भारतीय परिधान बनाती थी और जिसकी खूब चर्चा रही, क्योंकि ये कपड़े बहुत मुलायम होते थे, जैसे विदेशी कपड़े होते थे उसी के तोड़ के ये कपड़े हुआ करते थे। जी, और उनका मानना था कि आर्थिक स्वतंत्रता ही राजनीतिक स्वतंत्रता का आधार है। जमशेद जी 3 बड़ा काम करना चाहते थे। लोहा और स्टील कंपनी खोलना चाहते थे, विश्व प्रसिद्ध अध्ययन केंद्र स्थापित करना चाहते थे और जल विद्युत जो परियोजना है यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स वो लगाना चाहते थे। और संगीता जी साथ ही साथ उनका एक और सपना था। हाँ। वो ये कि एक विश्व प्रसिद्ध वे होटल खोलना चाहते थे भारत में। जी जी। हालांकि उनका ये जो सपना था उनके रहते केवल यही पूरा हो पाया और जो उनके जो बाकी सपने थे, बाकी कारोबार को उनकी अगली पीढ़ी ने आगे बढ़ाया। उन दिनों भारत में जितने भी बेहतरीन यूरोपियन होटल थे उसमें भारतीयों को जाने की अनुमति नहीं दी जाती थी। तो दिसंबर 1903 में जमशेद जी ने एक सुंदर होटल की शुरुआत की, उसे बनाया जिसे आज हम होटल ताजमहल के नाम से जानते हैं। और अंग्रेजों की जो दमनकारी जो नीतियां थी, एक तरह से उनका ये करारा जवाब था, जो जमशेद जी का भारतीयों के लिए एक सुंदर होटल बनाने का सपना भी था। जी, 19 मई 1904 को जर्मनी में जमशेद जी नौशरवान जी टाटा ने आखिरी सांसें ली। उन्होंने भारतीय उद्योग का मार्ग प्रशस्त किया, जबकि उस वक्त सिर्फ यूरोपियन ही व्यापार में कुशल माने जाते थे। लंकाशायर में बारीक वस्त्रों की बुनाई और तैयार करने में जलवायु का अध्ययन किया। उन्होंने वातानुकूलित सूती मिलों की स्थापना की, यानी कि जहां सूती कपड़े बनते थे, सूत वहां काटे जाते थे और उस हिसाब से कपड़े बनते थे। इस्पात कारखानों की स्थापना की योजना बनाई, जहां लोहे की खदानों के साथ साथ कोयले की सुविधा हो, क्योंकि तभी ये चल पाएंगे कारखाने। बिल्कुल। और इसलिए बिहार के सिंहभूमि जिले को खोज निकाला उन्होंने। जलप्रपातों से बिजली उद्योग की योजना, जिसका अनावरण भी उनके मृत्यु के तुरंत बाद ही कह सकते हुआ कि 8 फरवरी 1911 को कर दिया गया। वो एक सफल व्यापारी के साथ साथ बड़े उदार व्यक्तित्व के इंसान भी थे। औद्योगिक क्रांति के दुष्प्रभाव को जानते थे, इसलिए अपने देश के मजदूरों को इससे बचाना चाहते थे। उन्होंने मिलों के बाहर पुस्तकालयों, उद्यानों के साथ साथ दवा की व्यवस्था भी करवाई और सभी सुविधाएं मजदूरों को उस वक्त दी जाती थी उनके मिलों में। बिल्कुल। तो एक कहते हैं ना, एक आगे का जो एक सपना देखा उन्होंने। हाँ। भारत में उद्योगों की जो नींव रखी और साथ ही साथ जिस कंपनी की उन्होंने नींव रखी उसे आगे बढ़ाया, वो आज भी भारत की एक विश्व प्रसिद्ध कंपनी है, जो बड़े से बड़े और छोटे से छोटे उद्योगों में आगे है और देश के लिए जिसकी विश्वसनीयता ही सर्वोपरि है। ये एक ऐसा समूह है जो देश का एक बेहद सफल व्यापारिक संगठन तो है ही, साथ ही साथ देश का विश्वास भी है। और यही पहचान
इसे अलग श्रेणी में खड़ा करती है। जी जी, क्योंकि उद्योग तो और भी हो सकते हैं, कंपनियां तो और भी हो सकती हैं, लेकिन विश्वसनीयता जो है वो बहुत ही बड़ी चीज है, तो वो भी है टाटा के साथ में। और अब कार्यक्रम में आगे बढ़ें और सुनवाते हैं एक गीत। देखती ही रहो आज दर्पण तुम, प्यार का ये मुहूर्त निकल जाएगा, निकल जाएगा। देखती ही रहो आज दर्पण तुम, प्यार का ये मुहूर्त निकल जाएगा, निकल जाएगा। सांस की तो बहुत तेज रफ्तार है और छोटी बहुत है मिलन की घड़ी। गूंथते गूंथते ये घटा सांवरी, बुझ न जाए कहीं रूप की फुलझड़ी। चूड़ियां ही ना तुम, चूड़ियां ही ना तुम खनखनाती रहो। ये शर्मसार मौसम बदल जाएगा, बदल जाएगा। देखती ही रहो आज दर्पण तुम। सुर्ख होठों पे उफ ये हंसी मद भरी, जैसे शबनम अंगारों की मेहमान हो। जादू बुनती हुई ये नशीली नजर, देख ले तो खुदाई परेशान हो। मुस्कुराओ ना ऐसे, मुस्कुराओ ना ऐसे चुरा कर नजर। आईना देख सूरत मचल जाएगा, मचल जाएगा। देखती ही रहो आज दर्पण तुम। चाल ऐसी है मदहोश मस्ती भरी, नींद सूरज सितारों को आने लगे। इतने नाजुक कदम चूम पाए अगर, सोते सोते बियाबान गाने लगे। मत महावर रचाओ, मत महावर रचाओ बहुत पाँव में। फर्श का मरमरी दिल दहल जाएगा, दहल जाएगा। देखती ही रहो आज दर्पण तुम। संगीता जी, आज विश्व वन्य जीव दिवस भी है 3 मार्च को। हाँ, यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस घोषित किया गया, जिससे दुनिया का ध्यान वन्य प्राणियों और वनस्पतियों की तरफ आकर्षित किया जा सके। साथ ही साथ इनसे जुड़ी जो समस्याएं हैं उनका निवारण किस तरह से हो, इस पर भी लोगों का ध्यान जाए और लोगों के मन में एक जागरूकता फैले। और इसकी शुरुआत थाईलैंड द्वारा प्रस्तावित विचारों के जरिए हुई। बाद में इस दिन को मान्यता दे दी गई। जी जी, और हम भी इस चीज से वाकिफ रहें कि वाइल्ड लाइफ यानी वन्य जीवन जो होता है, इसमें तो आकांक्षा देखिए न सिर्फ पशु पक्षियों की बात है बल्कि वनस्पतियों का भी उतना ही महत्व होता है कि उसके बारे में हमें किस तरह से जागरूक रहना है और किस तरह से कम कुछ तो हम कर सकते हैं। अगर पेड़ लगाना चाहें तो कम से कम पेड़ लगा सकते हैं, और पेड़ लगाना ही नहीं बल्कि पेड़ बचाना भी बहुत जरूरी है, उनका संरक्षण करना भी उतना ही जरूरी है। तो उद्देश्य ये है कि सर्वप्रथम वन्यजीव और वनस्पतियां पर्यावरण के संतुलन में जो मुख्य भूमिका निभाती है, और कई प्रजातियां, ये जो दोनों वर्ग हैं यानी जो जीव हैं उनसे भी और जो वनस्पतियां हैं उनसे भी कई प्रजातियां जो हैं संगीता जी वो लुप्त प्राय हो चली हैं। जी जी।
वन्य जीव मानव जीवन के लिए कितना उपयोगी है, ये तो हम सभी जानते हैं। और साथ ही साथ निसर्ग की शोभा भी बढ़ाते हैं। आपने कहा ना निसर्ग की शोभा बढ़ाते हैं, तो मुझे याद आ गया। देखिए, वो समय था जब कोरोना काल था और कितने सुंदर सुंदर वन्य जीव जो थे वो सड़कों पर भी देखे जा सकते थे, और मोर तो कई बार देखे गए। तो कहने का मतलब है कि उन्हें भी ऐसी ही एक सुंदरता चाहिए जो कि वो अपनी सुंदरता को, अपने प्यार को हम तक पहुंचा सकें और हम भी उन्हें महसूस करें। क्योंकि देखिए, जो वन्य जीव हैं वो ही नहीं बल्कि हम भी सब एक ही पृथ्वी पर रहते हैं और इर्द गिर्द ही सब रहते हैं। तो सभी के लिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि एक दूसरे का ख्याल रखें। अब वन्य जीव तो बेचारे रख नहीं सकते, है ना? तो हमें ही सोचना है और हमें इस प्रयास में हमेशा हमेशा ही कह सकते हैं कि आगे रहना चाहिए। बिल्कुल, आपने ये बिल्कुल सही बात कही। जो मानव है, जो मनुष्य है, वो सबसे समझदार प्राणी माना जाता है ना? तो बाकी जो वन्य जीव हैं उनका संरक्षण करना, संवर्धन करना, उन्हें उनके हिसाब से माहौल देना, ये हमारी ही जिम्मेदारी बनती है। और हमारे श्रोताओं का भी कहना है कि आज आवश्यकता इस बात की है कि हम वन्य जीवों का संरक्षण करें, उन्हें सुरक्षित रखने का स्थान दें, ताकि प्रकृति का जो संतुलन है वो बना रहे। आज जिस प्रकार पूरे विश्व में जंगलों की कटाई हो रही है, जंगल कम हो रहे हैं, इससे इन वन्य जीवों पर प्राणों का संकट उत्पन्न हो गया है। आज हमें ये भी आवश्यकता महसूस होनी चाहिए कि हम ऐसे पशुओं और जीवों का शिकार न करें, और शहरों में भी जो पशु हैं उनके साथ ही पक्षियों के लिए भी दाना और पानी का जुगाड़ करें, ताकि अब चूंकि धीरे धीरे गर्मियां आएंगी, मौसम आएगा, तो उन्हें भी राहत मिल सके। और बहुत सारे लोग तो होते हैं, मैंने देखा है कि देखिए जो पेट्स होते हैं उनके लिए भी बड़ा सोचा करते हैं कि ये जाड़े का मौसम है, इस वक्त भी कितनी ठंड पड़ रही है। तो कई सारे पशु ऐसे भी होते हैं जो बड़े ठंड से परेशान होते रहते हैं। तो कई बार तो ऐसा भी देखते हैं कि लोग वो जो बोरियां होती हैं उनको अच्छी तरह से खोल करके और उनको उड़ा देते हैं। तो ये भी देखना बहुत ज़रूरी है कि मौसम की जब मार पड़ती है तो आप उनको किस तरह से बचा सकते हैं। साथ ही साथ एक चीज़ और बहुत ज़रूरी है कि जब हम लोग उन्हें कुछ, पहली बात तो उन्हें कुछ खाने को देते हैं, जब कुछ खाने को देते हैं तो ये भी होना चाहिए कि भाई जहाँ तहाँ न डाल दें, उसको अच्छी सी साफ सुथरी जगह पे दें जिससे कि कोई पशु आकर के उसको खा सके। ये भी बहुत जरूरी है। कई बार ये होता है कि घर में जो बची हुई चीजें होती हैं हम कहीं भी डाल देते हैं। और साथ ही साथ एक जो बहुत बड़ी समस्या है वो ये है कि खाने के साथ साथ जो प्लास्टिक के बैग्स होते हैं वो भी लोग उसमें बांध करके फेंक देते हैं, तो उससे भी वो खाते हैं तो नुकसान होता है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए बड़े ह्रास की बात है। और वन्य जीव इसमें कुछ बड़े हैं कुछ छोटे हैं। तो बड़े जीवों का तो है ही है कि भाई उनसे तो प्रकृति बहुत ज्यादा जो है उसमें तालमेल है, तो उनको संरक्षित करना बहुत जरूरी है। ये जो हमारा जो जिसे हम इकोसिस्टम कहते हैं, एक तरह से जो फूड चेन होती है जी, उसमें हर जो प्राणी है वो अपनी एक अहम भूमिका निभाता है। ये जो स्तर है इसमें से अगर कहीं भी कोई मामला गड़बड़ाता है तो वो जो पूरा सिस्टम है वो पूरा सिस्टम गड़बड़ा जाता है। तो इसके लिए ज़रूरी यही है कि जो प्रकृति है, पर्यावरण है, और पर्यावरण में सिर्फ पेड़ पौधे ही नहीं आते संगीता जी। पर्यावरण में इसके साथ साथ जो हमारे जंगल हैं, जंगलों में रहने वाले जो पशु हैं, पक्षी हैं, उन्हें संभालना, उन्हें संरक्षित करना भी एक तरह से कहा जाए तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। जो मानव है उसकी नैतिक जिम्मेदारी है। जी बिल्कुल, क्योंकि उनका प्रभाव पड़ता है। और हम जब भी इस तरह से देखते हैं कि कहीं कुछ ऐसा सुनने को आता है तो बस एक ही तरफ ध्यान जाता है बड़ी तेजी से, आकांक्षा, वो ये है कि लगता है कि पर्यावरण संतुलित होना बहुत ज़रूरी है। और अगर वन्य जीव हैं या वनस्पति हैं, ये इनमें बेतहाशा अगर किसी तरह से इनकी कमी होगी या इन पर असर पड़ेगा तो इन्हें संरक्षित अगर हम नहीं कर पाए या कुछ इस तरह की बात हुई तो हमारा पर्यावरण जो है पूरी तरह से असंतुलित हो
हो जाता है और जिसका खामियाजा हम लोग हमेशा भुगतते हैं। कभी अगर असंतुलित हुआ तो बहुत ज्यादा बारिश भी हो सकती है, कभी तापमान भी बढ़ सकता है, कम हो सकता है। तो इस तरह के ग्लेशियर से जो मिलती जुलती परेशानियां हैं वो भी हमेशा देखने को आती हैं। और तो कई बार हमने ये भी खबरें पढ़ी हैं कि कभी कभी वन्य जीव अपने इलाके से निकलकर शहरों की तरफ आ गए या गांव की तरफ आ गए। तो ये होता इसीलिए है कि कहीं ना कहीं उनकी जो जगह है, उनकी जो सीमा रेखा है, हम उसमें अतिक्रमण कर रहे हैं। तो ये जो संतुलन हमें बिठाना है वो ये है कि वो जहाँ रहना चाहते हैं उन्हें वहाँ रहने दिया जाए, उनमें ताका झाकी न की जाए, यानी उन्हें शांति से रहने दिया जाए। तो जब हम उनके इलाके में नहीं जाएंगे तो भाई वो बाहर क्यों आएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। और सही बात तो ये भी है कि भाई देखिए, सहानुभूति तो सभी से होनी चाहिए और वन्य जीव हैं बेचारे, वो भी कहीं ना कहीं अपना दिल रखते हैं, प्यार रखते हैं। देखिए उनका भी प्यार बड़ा छलकता है, उनके आंखों से छलकता है, उनके कर्तव्य से छलकता है। तो उनके लिए भी प्यार होना हम लोगों के दिलों में भी बहुत जरूरी है। तो कुछ न कुछ तो हमें सहानुभूति जरूर होनी चाहिए, क्योंकि कई बार हम ऐसा भी देखते हैं किसी पशु को चोट लग गई, कुछ हो गया, तो कुछ तो होते हैं जो देखते हैं, बल्कि मोबाइल से उसकी फोटो बनाएंगे या प्रताड़ित करेंगे या कुछ ऐसे हो सकता है। लेकिन कुछ होते हैं जो बड़ी ही सहानुभूति रखते हैं और यहाँ तक कि उनका उठाकर इलाज भी करवाते हैं। तो इस तरह से एक जागरूकता फैले, ये बड़ा जरूरी है। बिल्कुल, और जागरूकता तो जरूरी है ही, और फिलहाल कार्यक्रम में जरूरी है गीत। जी। पिया पिया ना लागे मोरा जिया, आजा चोरी चोरी, ये बहिया गोरी गोरी, तड़प उठी रे तेरे प्यार को। पिया पिया ना लागे मोरा जिया, आजा चोरी चोरी, ये बहिया गोरी गोरी, तड़प उठी रे तेरे प्यार को। पिया पिया एक बन की कली मत वाली नगरी में आई खिलने, एक बन की कली मत वाली नगरी में आई खिलने, जंगल की मोरनी आई बागों के मोर से मिलने, जंगल की मोरनी आई बागों के मोर से मिलने, मिलने हो मिलने मोर से मिलने, मिलने हो मिलने मोर से मिलने, अपना बना ले सैया हो। पिया पिया ना लागे मोरा जिया, आजा चोरी चोरी, ये बनिया गोरी गोरी, तड़प उठी रे तेरे प्यार को। पिया पिया ओ बाकी नैना वाले
जी, देखिए गीत इतना सुंदर है और जो प्रकृति है वो इतनी खूबसूरत होती है कि हमारा मन मयूर भी इसी तरह से कुछ नाच उठता है। बिल्कुल। और हमारी एक श्रोता लिखती हैं कि समस्त विश्व जीव जंतु तथा पेड़ पौधों की विभिन्न प्रजातियों से भरा हुआ है तथा सभी प्रजातियों के जीव जंतु पेड़ पौधे और पक्षी हमारी धरा के अस्तित्व के लिए अपने अपने तरीकों से महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। पृथ्वी पर वन्य जीव वर्षा को नियमित रखने, ऑक्सीजन की उपलब्धता बनाए रखने, औषधियों, जड़ी बूटियों, भोजन आदि में सहयोग प्रदान करते हैं। धरती पर मानव जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए वन्य जीवों और पेड़ पौधों की उपस्थिति अनिवार्य है, क्योंकि हमारे साथ साथ पशु पक्षी, पेड़ पौधे भी इसी धरा का हिस्सा हैं। वन्य जीवों की रक्षा करके हम स्वयं की सुरक्षा और इस ग्रह के लंबे समय तक के अस्तित्व को सुनिश्चित कर सकते हैं। विश्व वन्य जीव दिवस के रूप में हमारे समृद्ध वनों और जीवों का सम्मान करने के लिए एक अच्छी पहल है। बिल्कुल, सूक्ष्म जीव से लेकर विशालकाय जीव जो हैं हमारे जो पारिस्थितिक तंत्र है उसका एक हिस्सा होते हैं और इनमें से किसी के भी विलुप्त होने का जो प्रभाव है वो पूरे पर्यावरण पर पड़ता है। हाँ। तो इस प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए वन जंगल बहुत आवश्यक है। अफसोस कि मानव ने अपने स्वार्थ के लिए इन संसाधनों का इतना दोहन किया कि पशुओं के जो वन्य जीव हैं उनके रहने की जगहें छीन ली, जिसमें अवैध शिकार, जानवरों की खाल, दांत और फर के लिए तस्करी ये भी शामिल है। हाँ। कई जीव तो विलुप्त हो गए और कई विलुप्ति की कगार पर खड़े हैं। और पिछले कुछ सालों में जो जंगलों में आग लगी है उसने भी काफी नुकसान पहुंचाया है, जिससे लाखों जीव और वनस्पतियों का नाश हुआ है। तो हमें अब जागरूक होना ही होगा। जब तक हम सभी जीवों और वनस्पतियों के अस्तित्व के लिए अपने जंगलों की रक्षा नहीं करेंगे तब तक हमारा भी अस्तित्व खतरे में ही रहेगा, ऐसा हमारे एक श्रोता कह रहे हैं। और अब हमारे श्रोता जो हैं उस बारे में भी धीरे धीरे कमेंट्स भेजने लगे हैं, जो हमने उनसे पूछा था कि भाई सच जो है वो कब आपने छुपाया। हाँ, पहली बार कब सच आपने छुपाया था। हाँ। तो कई कमेंट्स तो आए हैं। हमारी एक श्रोता लिखती हैं कि कोई एक ऐसा सच जिससे किसी को तकलीफ या दुख हो, उस सच को छुपाना गलत नहीं होता। लेकिन ये भी सच है कि जब पता चलता है सच का तभी दुख होता है। हाँ, कि भाई छुपाया तो फिर वो तो झूठ कहीं ना कहीं झूठ ही हो गया। है ना। हमारे एक श्रोता लिखती हैं कि सच छुपाना यानी झूठ बोलना रोजमर्रा की जिंदगी में बचपन से लेकर अभी तक पता नहीं कितने सच को छुपाया गया होगा और कितने झूठ बोले गए होंगे। बचपन की एक बात बहुत याद आती है, वो ये तो सच छुपाना हुआ या झूठ बोलना होगा तो दोनों ही बुरा था, बाद में तो पता चल ही जाता है। गर्मी की दोपहरिया में मेरी छोटी बहन और भाई पतंग उड़ाने के लिए छत पर चढ़ना चाहते थे। छत पर जाने के लिए कोई सीढ़ी नहीं थी, जैसा काम मतलब जो क्वार्टर्स होते हैं उनमें होता है, उसके लिए से पीछे बने हुए आउट हाउस पर चढ़कर छत पर आउट हाउस की सीलिंग से निकले हुए किसी चीज से इनके पैर में लग गया और उसके बाद पैर से खून निकलने लगा। डर के मारे हालत खराब, उसे पानी से धोया, कपड़े से बांधा, कोई किसी से कुछ नहीं बोला। शाम होते होते सूजन, दर्द, उसे बुखार हो गया, घाव हो गया। शाम को जब हमारे नानी ने पूछा क्या बात है, मैंने बोल दिया कि बस उतरते समय गिर गई। फिर नानी उसे बाद में डॉक्टर के पास ले गई, फिर इंजेक्शन दिया गया और फिर 15 दिनों तक स्कूल में बीमार, स्कूल की वजह से मतलब चोट की वजह से स्कूल नहीं जा पाए और इस बात पर गलती पर इन्होंने पर्दा डाला। तो भाई बहन में बाद में झगड़ा हो गया और चुगली लगा दी गई। तो फिर भाई सच छुपाने की फिर सजा भी मिली। तो इनकी तो बहुत बहुत सारी बातें इन्होंने लिखी तो हैं। श्रोताओं से यही कहेंगे कि अपने अनुभव साझा कीजिए। लेकिन फिलहाल संगीता जी एक अंतराल का वक्त है।
विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सखी सहेली। की मोहब्बत में सब कुछ भुला के कोई चीज पाई है, दिल को गंवा के। किसी की मोहब्बत में सब कुछ भुला के कोई चीज पाई है, दिल को गंवा के। किसी की मोहब्बत में सब कुछ भुला के बड़ी चोट खाई है, दुनिया लुटा के। किसी की मोहब्बत में बहारों के दिन अब होंगे नजारों की रातें, बहारों के दिन अब होंगे नजारों की रातें। कभी हम कहेंगे उनसे कुछ दिल की बातें, कभी मिलके गाएंगे तराने वफा के। किसी की मोहब्बत में सब कुछ भुला के कोई चीज पाई है, दिल को गंवा के। किसी की मोहब्बत में ये सांसों की डोरी अपनी जब तक चलेगी, ये सांसों की डोरी अपनी जब तक चलेगी, मोहब्बत की शम्मा यूं ही दिल में जलेगी। किसे क्या बुझाएंगे झोंके हवा के। किसी की मोहब्बत में सब कुछ भुला के बड़ी चोट खाई है, दुनिया लुटा के। किसी की मोहब्बत में सब कुछ भुला के कोई चीज पाई है, दिल को गंवा के। संगीता जी, विश्व महिला सप्ताह चल रहा है, हाँ। और इस दौरान हम अपने श्रोताओं के लिए कई ऐसी सफल महिलाओं की कहानी लेकर आ रहे हैं जिन्होंने आगे बढ़कर एक अलग क्षेत्र में पहला कदम रखा और उसमें काफ़ी सफलता हासिल की। जी, जी। जब एक नया क्षेत्र होता है या कोई नई चीज़ होती है तो एक मन में ना डर सा लगा रहता है कि भाई हम ये नया काम करने जा रहे हैं, पता नहीं लोग क्या कहेंगे, पता नहीं आगे चलकर कौन सी मुश्किलें आएंगी, किन किन सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ये सारी चीज़ें तो होती हैं, लेकिन इन सब के बावजूद इन महिलाओं ने फिर भी इस क्षेत्र में कदम रखा और काफ़ी आगे तक गई। और अक्सर होता ही है ना संगीता जी कि जब हम अपने देश में हैं या अपने क्षेत्र में हैं, अपनों के बीच हैं, ऐसे में अगर हमें कोई समस्या का सामना करना पड़े, किसी समस्या का संघर्षों से गुजरना पड़े, तो फिर भी मन में एक तसल्ली रहती है कि चलो कोई पीछे से कोई देखने वाला रहेगा। हाँ। लेकिन एक अनजाने देश में पारिवारिक मुश्किलों का सामना करते हुए अपनी एक अलग पहचान बनाना बहुत आसान नहीं था। हाँ, बहुत मुश्किल है। और हम जिनकी बात कर रहे हैं आजीबाई बनारसे, और जिन्हें लंदन की दादी के नाम से भी जाना जाता है। लंदन में मराठी खाना बनाकर इन्होंने अपनी पहचान बनाई।
इनका असली नाम था राधाबाई डहाके, लेकिन लंदन के लोगों और वहाँ रह रहे भारतीयों के बीच अपनी पहचान उन्होंने अपने प्रेम पूर्वक व्यवहार से बनाई। आजीबाई यानी दादी माँ। हाँ। साल 1910 को आपका जन्म चौहदी यवतमाल महाराष्ट्र में हुआ और विवाह भी एक परंपरागत तरीके से हुआ। विवाह के बाद वो लंदन आ गई, लेकिन काफ़ी पारिवारिक उथल पुथल के कारण एक वक्त ऐसा भी आया जब एक अनजाने देश में, एक नए देश में यानी लंदन में वे अकेली पड़ गईं। सभी ने उन्हें छोड़ दिया। और उन्होंने हिम्मत ना हारी, लेकिन फिर भी और थोड़े पैसे उन्होंने जोड़े, लंदन के हब लेन में रहने लगी। और यहाँ चूंकि अब तो परिवार से अलग रहना था उन्हें इस वजह से, और यहाँ भारतीय छात्रों के लिए कैटरिंग का काम उन्होंने शुरू किया। बड़े छोटे पैमाने पर कह सकते हैं, जो बच्चों को प्यार से अच्छा भोजन यानी कि मराठी खाना बनाकर देती थी। यानी महाराष्ट्र में तो खाना थोड़ा अलग तरह से बनाया जाता है, तो उस तरह के, और घर से दूर रहे बच्चे उनके हाथ का बना भोजन खाकर और उनका प्यार पाकर अपने घर को याद करते और उन्हें ही अपना सब कुछ मानते, प्यार से आजीबाई कहते। धीरे धीरे उन्होंने इन बच्चों को आवास भी दिए। साल 1965 में उन्होंने अपने घर जो गोल्डर्स ग्रीन में था वहाँ एक मंदिर भी बनवाया। ऐसा ही मंदिर उन्होंने अपने पैतृक गांव में भी बनवाया। बाद में आगे चलकर वो कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं से भी जुड़ी और भारतीय गणमान्य व्यक्तियों से भी मिली। धीरे धीरे वो महाराष्ट्र मंडल लंदन की प्रेसिडेंट भी बनी। इस प्रकार विदेश में रहकर भारतीयों की सेवा करती रहीं। साल 1983 में 73 वर्ष की आयु में उन्होंने लंदन में ही आखिरी सांसें लीं। उनकी अंतिम यात्रा में लंदन के मेयर भी शामिल हुए और आजीबाई बनारसे के लोगों के प्रति समर्पण को याद करते हुए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि उन्होंने अर्पित की थी। जी। और देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हम ये सोचते हैं कि भाई आगे बढ़ना है या कुछ करना है, तो एक बहुत असमंजस की स्थिति होती है, बड़ा सोच विचार में लोग पड़ जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल अपने जीवन से ये सिद्ध कर देते हैं कि भाई उनके जीवन से भी हम कितना कुछ सीख सकते हैं। तो ये जरूरी नहीं कि बहुत सारा पैसा हो और बहुत सारी चीजें हो, बड़ी सारी सुविधाएं हो, तभी हम आगे आ सकते हैं। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि भाई जो हुनर है उसी हुनर को आप आजमाते हुए आगे बढ़ सकते हैं और जहां है वहीं से आप एक अपना सफर तय कर सकते हैं। बिल्कुल, कामयाबी हासिल कर सकते हैं। और अपने साथ साथ दूसरों के दुखों को भी कुछ कम कर सकते हैं। हाँ, और अब गीत सुने। हाँ। अदाओं पे मर मर गए हम, क्या करें क्या करें क्या करें, तेरी निगाहों पे मर मर गए हम। सारा जमाना लिए साथ चले, जुल्फों में लेके काली रात चले, सारा जमाना लिए साथ चले, ऐसे में जीने का मजा है सनम, आंखों से तेरी मेरी बात चले, बेवफा एक निगाह देख ले देख भी ले, तेरी निगाहों पे मर मर गए हम, बाकी अदाओं पे मर मर गए हम। तेरी अदा का तो जवाब नहीं, मेरी वफा का भी हिसाब नहीं,
तेरी अदा का तो जवाब नहीं, मेरी वफा का भी हिसाब नहीं। सूरत तुम्हारी बड़ी खूब सही, दिल तो हमारा भी खराब नहीं। बेवफा एक निगाह देख ले, देख भी ले, तेरी निगाहों पे मर मर गए हम, बाकी अदाओं पे मर मर गए हम। क्या करें, क्या करें, क्या करें, तेरी निगाहों पे मर मर गए हम, बाकी अदाओं पे मर मर गए हम। अब क्या करें, अब क्या करें संगीता जी, घूमने चलते हैं। हाँ चलिए। पर्यटन स्थल सांची चले। हाँ सांची का जो मुख्य स्तूप है सम्राट अशोक महान ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व बनवाया था और बाद में इस सांची के स्तूप को सम्राट अग्निमित्र शुंग ने जीर्णोद्धार करके इसे और विशाल बनवाया। जी। भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में सांची नगर के पास बेतवा नदी के किनारे कुछ मील दूर इसका निर्माण करवाया गया। यहाँ कई बौद्ध स्मारक हैं जो 3री शताब्दी ईसा पूर्व से 12वीं शताब्दी के बीच के काल के हैं और इन स्तूपों के किनारे चारों ओर हरियाली का एक अद्भुत नज़ारा है। स्तूप संख्या 2 जो है वो सबसे बड़ा है। जी, यहाँ एक गुप्तकालीन पाषाण स्तंभ भी है। सांची का स्तूप प्रेम, शांति, विश्वास और साहस का प्रतीक है। इसके केंद्र में एक अर्ध गोलाकार ईंट निर्मित ढांचा था जिसमें भगवान बुद्ध के कुछ अवशेष रखे थे। साथ ही पहले इसके शिखर पर स्मारक को दिए गए ऊंचे सम्मान का प्रतीक रूपी एक छत्र भी था जिसका चिन्ह विध्वंस के बाद नहीं मिलता। ये छतरियां वर्गाकार मुंडेर के भीतर बनी थी। इसके शिखर पर धर्म का प्रतीक विधि का चक्र भी हुआ करता था और ऊपर जीने से जाने का मार्ग भी था। पाषाण परिक्रमा एक घेरे से घिरी थी। स्तूप हालांकि पाषाण निर्मित है लेकिन काष्ठ की शैली में गढ़े हुए इसके तोरण वर्णात्मक शिल्पों से परिपूर्ण है जिसमें भगवान बुद्ध के जीवन की घटनाएं दैनिक जीवन शैली से जोड़कर दिखाई गई हैं। भगवान बुद्ध को कहीं घोड़े पर बैठा दिखाया गया है तो कहीं उनके पदचिन्ह, कहीं बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें बैठा दिखाया गया है। दीवारों के बॉर्डर पर बने चित्रों में यूनानी पहनावा भी दर्शनीय है। इसमें यूनानी वस्त्र, मुद्रा और वाधा है। जी, वाद्य भी हैं बहुत वाद्य सारे। हैं। जी, और ब्रिटिश अधिकारी जनरल टेलर एक ऐसे ज्ञात इतिहासकार थे जिन्होंने सांची के स्तूप के अस्तित्व को दर्ज किया और इस ढांचे को वर्तमान स्थिति में लाया गया। सांची के स्मारक स्थलों के आसपास बौद्ध धम्म और कला, स्थापत्य, मूर्तिकला और ईंटों की मूल संरचना देखने योग्य है। लाल रंग के बलुए पत्थर से बना ये स्तूप व्यास आधार पर 60 फुट है। पूर्ण अवस्था में इसकी ऊंचाई 77 फीट के लगभग थी। सांची के अलावा भारहोत, अमरावती, सारनाथ, श्रावस्ती ये सारी जगहें जो हैं वो प्रमुख हैं, स्तूप स्थल कहलाती हैं। जी, सम्राट अशोक महान ने लगभग 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था। स्तूपों के साथ साथ उन्होंने लेखन कला, स्थापत्य, मूर्ति कला और धार्मिक स्थापत्य के प्रचार प्रसार हेतु चैत्यों और विहारों का निर्माण भी करवाया। इनमें सारनाथ का स्तंभ कला, नियोजन, सूक्ष्म अनुपात, संतुलित कल्पना, उद्देश्य की सफलता, सौंदर्य शास्त्रीय उच्चता और धार्मिक प्रतीक की अद्भुत निशानी है। जो सारनाथ का स्तंभ और उसके जो धर्म चक्र हैं आज भी भारत गणतंत्र के राज्य चिन्ह है। जी, और अशोक स्तंभ के दंड के ऊपर कंठ और कंठ के ऊपर शीर्ष है। कंठ के नीचे प्रलंबित दलों वाला उल्टा कमल है। गोलाकार कंठ चक्र से 4 भागों में विभक्त है। इसमें क्रमशः हाथी, घोड़ा, सांड और सिंह की प्रतिकृतियां उभरी हुई हैं। कंठ के ऊपर शीर्ष में 4 सिंह मूर्तियां हैं जो पृष्ठतः एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। इनके बीच एक छोटा दंड था जो 32 तिल्लियों वाले धर्म चक्र को धारण करता था। मूर्तन और
और पॉलिश की दृष्टि से ये अद्भुत है। कुछ इनसे मिलते जुलते स्तंभ सांची, इलाहाबाद, वैशाली, जो सम्राट अशोक ने ये बनवाया था, यानी वैशाली में बनवाया था। ये कलिंग विजय के बाद कहते हैं कि बनवाए गए जो स्तंभ थे वो थे। तो इस तरह के स्तंभ और स्तूप कई जगह पे देखने को मिलते हैं। तो इस तरह के दार्शनिक स्थल जिनका ऐतिहासिक महत्व भी है, जब हम देखने जाते हैं, खासकर जो हमारी अगली पीढ़ी है उनको ये सारी चीजें दिखाना बेहद जरूरी है, ताकि भारत का जो स्वर्णिम इतिहास है जी उसके बारे में वो जाने। जी जी, ये बहुत जरूरी है। और अब कार्यक्रम में सुन लेते हैं एक गीत। संगीता जी, भाई कहाँ से सीखा है झूठ बोलना, ये तो हम नहीं पूछेंगे, लेकिन ये जरूर पूछा था हमने अपने श्रोताओं से कि वो याद करके बताएं कि वो पहला ऐसा कब मौका था कि आपने किसी सच को छुपाया था अपने बड़ों से या अपने। छुपाया तो जरूर होगा। भाई सभी छुपाते हैं, ये भी कोई कहने वाली बात है। तो हमारे एक श्रोता जो है उन्होंने बड़ा मजेदार किस्सा हमारे साथ बांटा है। एक बार स्कूल के दोस्तों के साथ फिल्म देखने चले गए थे। जब घर शाम को लौटे और तो पिताजी ऑफिस से घर आ गए थे, और जब उन्होंने पूछा कि कहाँ थे, तो मैंने सच को छुपाकर झूठ बोला और कहा कि मास्टर जी की तबीयत खराब होने के कारण छुट्टी हो गई थी, इन्हीं कारणों से देर हो गई। और उसके बाद जब सुबह धोबी को कपड़ा देने के लिए स्कूल ड्रेस में सिनेमा का आधा टिकट मिला,
तो इनका झूठ पकड़ा गया और पिताजी से फिर जो फटकार मिली, और साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा है कि वो जो फिल्म थी पत्थर के सनम थी, जब भी इस फिल्म का गीत ये सुनते हैं तो वो दिन याद आ जाते हैं इनको। तो फिर एक देखिए, एक हमारे और श्रोता लिखते हैं कि जब मैंने सच छुपाया, तो निश्चित ही वो दिन याद आ जाते हैं जब हर इंसान कुछ ना कुछ सच छुपाने की कोशिश करता है। ऐसे में मुझे याद आ रहा है कि मैंने ये सच छुपाया था कि आज मेरे दोस्त का जन्मदिन है और मैं रात्रि वहीं रहूंगा। दरअसल ये तो बहाना था। उस दिन हम दोनों मित्रों ने ये ठाना था कि आज लगातार 3 फिल्में देखेंगे, लगातार 3 फिल्में। तो ये बात है। तो 1967 की और 68 की जो फिल्में हमने देखी उनके नाम है, मतलब राजेंद्र कुमार और सायरा बानो जी थे, और विश्वजीत बबीता की फिल्म किस्मत, और तीसरी फिल्म थी जॉय मुखर्जी सायरा बानो की शागिर्द, और ये फिल्म हमने दोपहर 3 बजे से 6 से 9 और 9 से 12 रात्रि तक देखी। बाद में हमारी ये चोरी परिवार द्वारा पकड़ी गई और मुझे बहुत डांट पड़ी। और बताइए कि मतलब फिल्मों का भी एक होता था कि कितना क्रेज होता था, एक जुनून होता था जिसके लिए झूठ बोलना पड़ता था। हाँ बिल्कुल, क्योंकि घर से इतनी इजाजत नहीं होती थी ना, तो फिर अब देखना है तो फिर किसी तरह से कोई ना कोई भाई हम सभी जो हैं रोज कुछ ना कुछ सच छुपाते जरूर हैं, और कहते हैं ना कि सुखद जीवन के लिए एक तरह से जरूरी भी है। हमारे दिमाग में हजारों तरह के विचार चलते रहते हैं, और अगर हमने वो सारे विचार सबके साथ बांट लिए तो काफी मुश्किलें पैदा हो सकती हैं, ऐसा हमारी एक श्रोता कह रही हैं। तो भाई जहाँ सच कहने से तकलीफ हो जाए उसे छुपाना ही उचित है। और हालांकि झूठ कहना अच्छी बात नहीं होती, हम तो बचपन से यही सीखते आए हैं, और बच्चों को भी हम यही सिखाते रहेंगे कि झूठ बोलना अच्छी बात नहीं होती। लेकिन कभी कभी ऐसी भी परिस्थिति आती है संगीता जी कि ना चाहते हुए भी किसी छोटे कारण, मतलब किन्हीं कारणों से वो जो सच है उस समय न कहना ही उचित रहता है। और खासकर तब जब उस सच से अगर किसी को तकलीफ पहुंच रही है या किसी का दिल दुख रहा है तो कुछ देर के लिए उसे छुपाया जा सकता है। हाँ, झूठ बोलना बुरा है, और खासकर तब जब उस झूठ से किसी का बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा हो, तो ऐसा झूठ बोल के क्या फायदा, बताइए। जी बिल्कुल। और इसी तरह से हमारी एक सखी ने भी लिखा है कि कोई एक ऐसा सच जिससे किसी को तकलीफ या दुख हो, उस सच को छुपाना गलत नहीं होता, पर यह भी सत्य है कि जब पता चलता है सच तब दुख होता है। तो इनका भी लगभग कहने का यही मतलब है कि ऐसा सत्य जो हम किसी को बता दें और तब कोई बड़ी बात हो जाए, या कभी कभी ऐसा होता है कि भाई सत्य बता दिया जाए तो बहुत बड़ी बड़ी पोल भी खुल जाती है, तो गड़बड़ हो जाती है। बिल्कुल, छुपाना बड़ा जरूरी होता है। तो इस तरह से अगर छुपाया गया तो भाई फिर तो नहीं कहा जा सकता है। और आकांक्षा, अब हाँ बताइए। मैं ये आपसे पूछने जा रही थी कि आपने सच छुपाया है क्या, मतलब पहली बार वो कब छुपाया था? भाई हम बचपन में कई बार ऐसी बातें करते हैं कि कुछ हम कुछ गलतियां करते हैं या मस्तियां ऐसी कर लेते हैं कि फिर हम डर जाते हैं कि भाई बड़ों से अब तो डांट पड़ेगी। तो सारी बात की जड़ यही है कि डांट पड़ेगी, तो इस वजह से अपना ठीकरा दूसरे के सर फोड़ देना ही बच्चे नहीं। हालांकि ये बड़ी गलत बात है। भाई अगर आपसे गलती हुई भी है तो उसको स्वीकार लीजिए सामने से बढ़कर। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, छोटी सी डांट ही तो पड़ेगी। नहीं, मार भी पड़ जाती है कभी कभी ज्यादा। हाँ, ये बात भी अलग है। मुझे तो याद आता है कि जब हम छोटे थे तब हमने जब सबसे पहले कहा था कि हम स्कूल में इसलिए देर हो गई कि हम लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ रहे थे, तो ये गलत बात थी। हम दरअसल बगीचे में खेल रहे थे और घर आने पर डांट न पड़े इस डर से हमने कह दिया कि भाई किताबों के साथ थे, कहेंगे तो। हाँ, किताबों के साथ कहे थे, पढ़ रहे थे तो कोई डांटेगा नहीं। हाँ। तो पिताजी ने कहा चलो ठीक है। और जब दूसरे दिन पिताजी लेने आए स्कूल में तो उन्होंने हमें फिर बगीचे में सहेलियों के साथ खेलते हुए पकड़ा और फिर कहा कि भाई तुम तो लाइब्रेरी में बैठा करती थी। हाँ। तो वहां पे हमारा झूठ पकड़ा गया और जो डांट पड़ी, हाँ। डांट इसलिए नहीं पड़ी कि हम खेल रहे थे, डांट इसलिए पड़ी कि अगर यही बात हम अपने पेरेंट्स से कह देते कि हम पढ़ नहीं रहे थे, हम खेल रहे थे, तो हो सकता है इतनी डांट ना पड़ती। तो उनका यही कहना था कि अगर आप
कोई काम कर रहे हैं, गलती हो भी जाती है तो उसे अपने बड़ों से शेयर करिए, उन्हें बताइए, छुपाइए मत। जी, और डांट और मार के वजह से तो सब छुपा लेते हैं लेकिन ये नहीं सोचते कि भाई चलिए हमें नहीं पड़ेगी लेकिन दूसरे को तो पड़ जाएगी। कई बार भाई बहन भी छुपा लेते हैं आपस में बातें, भाई ये मैंने नहीं किया उसने किया है, तो ये नहीं सोचते कि भाई उन्हें तो नहीं पड़ेगी लेकिन दूसरे को पड़ती है। भाई नहीं तो फिर दुख होता है कि दूसरे बचपन की जो साठ गांठ रहती है ना, वो तो अक्सर सभी के बीच रहती है। फिर दुख भी होता है कि हम गलती हमारी है और डांट छोटे वाले को या बड़े वाले को पड़ रही, क्योंकि बेचारे वो सीधे हैं तो वो समझ नहीं पाते हैं। चलिए गीत हो जाए। हाँ। साज दिल छेड़ दे, साज दिल छेड़ दे, क्या हंसी रात है, क्या हंसी रात है। कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, तू अगर साथ है, तू अगर साथ है, साज दिल छेड़ दे। मुझे चांद क्यों तकता है, मुझे चांद क्यों तकता है, मेरा कौन ये लगता है। मुझे शक यही होता है, मुझे शक यही होता है, मेरे चांद से जलता है। हमें इससे क्या परवाह है, हमें इससे क्या परवाह है। साज दिल छेड़ दे, साज दिल छेड़ दे। तेरे दर पे सर झुक जाए, तेरे दर पे सर झुक जाए, यही जिंदगी रुक जाए। लगी दिल की ये बढ़ जाए, लगी दिल की ये बढ़ जाए, मेरी नींद भी उड़ जाए। कभी फिर सुबह ना आए, कभी फिर सुबह ना आए। साज दिल छेड़ दे, साज दिल छेड़ दे, क्या हंसी रात है, क्या हंसी रात है। संगीता जी, वन्य जीव संरक्षण के बारे में जब हम बात कर रहे थे तो बहुत ही एक सुखद अनुभव हमारे साथ बांटा है हमारी एक श्रोता ने, कि सासन गिर नेशनल पार्क ट्रिप पे जब ये गई थी तो उन्होंने देखा कि वहाँ के लोकल लोगों ने शेरों के साथ एक तारतम्य बिठा लिया है। शेर उनको नुकसान नहीं पहुंचाते और गांव के लोग उनको नुकसान नहीं पहुंचाते। हालांकि ये साथ ही साथ एकदम बिंदास वहाँ के जो लोग हैं जंगल में जाते हैं एक लकड़ी के सहारे बस। जी जी। तो एक कितना सुखद ये अनुभव इन्होंने शेयर किया। हाँ। और अब कार्यक्रम में वक्त चला है तो सभी को संगीता श्रीवास्तव और आकांक्षा सिंह का नमस्कार। नमस्कार।